Hi, how are you all? So what are we going to talk about? Let's see. Is it readable? I hope so. What I did, I brought a plant sapling. Then pot with soil. सैपलिंग लाया, पौधा लाया, उसके बाद एक गमला और मिट्टी लाया, एडेड मैन्योर यानी खाद ऐड किया। मैन्योर में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जो आप अलग अलग नामों से जानते हैं। मैन्योर हुआ कॉमन वाला जिसको हम गोबर की खाद बोल देते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर बोल देते हैं। उसके बाद कंपोस्ट हुआ। कंपोस्ट में भी कई वैरायटीज हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं। अर्बन जो सीवरेज वेस्ट कंपोस्ट हुआ वो मिलता है। अर्थफॉर्म द्वारा प्रिपेयर किया गया वर्मी कंपोस्ट जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं वो ऐड किया। तो इस टाइप की चीज़ें मैन्योर कंपोस्ट ये लेके इसको बाद में दोनों को ऐड किया। उसके बाद क्या किया, जब आपने मैन्योर वगैरह ऐड कर लिए उसके बाद में इसमें आती है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, प्रोटेक्शन किस चीज को हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सॉइल। सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें मेजरली जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीजेस, वो जो बीमारियां होती हैं जो कि मिट्टी से लग जाता है। उसके बाद कुछ कीड़े जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स हुए जो कि मिट्टी में जो कीड़ों के पिपा लार्वा और भी कई स्टेजेस जो है ग्रब्स वगैरह जो मौजूद रहते हैं उनसे प्रोटेक्शन। फिर थर्ड चीज जो इसमें नेमाटोड्स भी हो गए। तो डिजीज हो गया आपका, इंसेक्ट्स हो गया। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है जो नेक्स्ट स्टेप किया जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये 1 हो गया इम्पोर्टेंट स्टेप। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो न्यूट्रिशन का। तो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। अब न्यूट्रिशन, जब हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्म जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको कि आप यूज़ करते हैं। बट न्यूट्रिशन हमें किन एलिमेंट्स का देना है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारा इसमें न्यूट्रिएंट्स में यूज़ होगा वो आप ध्यान रखें, N, P, K, then we have कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो जिंक होता है, बोरोन होता है, मैंगनीज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंगनीज के बाद फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है इसमें मॉलिब्डेनम आता है।
ये आप देख रहे हैं कि कितने इसमें फिर कॉपर भी आ जाता है। कॉपर सल्फेट जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। आयरन हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, और इसके अलावा जो है 4 5 और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स को हमने प्रोवाइड कर दिए। अब इनके फॉर्म्स क्या क्या रहते हैं? फॉर्म्स में मेजर यही रहता है जो भी हमने पहले चर्चा किया। मैन्योर में से ये मिल गए, और कुछ जो है सॉइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैन्योर से क्या दो चीजें हमें मिल गई, सॉइल से भी ये एलिमेंट्स मिल गए, और यही एलिमेंट्स हमको इनसे भी मिल गए। तो ये बोथ जो है ये सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के। ये भी मैंने पौधे को पूरे अच्छे से दे दिया। अब इसके बाद जो है, अब जब आपका प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है तो ग्रोथ को पुश करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो बाकी फैक्टर्स है उनके लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आप सारा प्लांट केयर करते हैं। तो प्लांट केयर में क्या होता है, आपका ऑपरेशंस होते हैं। तो प्लांट केयर ऑपरेशंस आप क्या करते हैं? इसमें जो मेजर है हमारा प्लांट केयर ऑपरेशंस में, उसमें आप देखें कि सबसे जैसे एग्जांपल है, सबसे पहला जो जब हम पॉट की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें वाटरिंग, वाटर एप्लीकेशन। इसके बाद जो है आप इसमें गुड़ाई करते हैं, निराई हो गया, पानी देना, उसके बाद में गुड़ाई। तो गुड़ाई को हम टिल भी बोल दीजिए या गुड़ाई, ये भी आपने टाइम टाइम पे करते रहे। तो ये सब अपने प्लांट केयर ऑपरेशंस भी करते रहे। व्हाट नेक्स्ट? उसमें आ जाता है फिर आपका अगेन प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में आपने क्या क्या कर दिया? आपने इंसेक्ट पेस्ट मैनेज किया, आपने डिजीज को मैनेज किया, या आपने प्लांट प्रोटेक्शन किया। ये सब कुछ करने के बाद में फिर भी हम क्या देखते हैं? ग्रोथ इज स्लो। जब सब कुछ आपने कर लिया उसके बाद भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ स्लो क्यों है? आपके ये सारे चीजें जो करने के बाद, यू बॉट अ सैपलिंग, यू बॉट अ पॉट, अरेंज सॉइल, एडेड मैन्योर, देन you did everything that is available in market to bring home to take care of soil borne diseases, to care of soil borne insects। उसके बाद न्यूट्रिशन में जो हमने बात करी, सारे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सब भी आपने दे दिए। टू टेक केयर ऑफ ऑल मेजर एंड माइक्रो एलिमेंट्स। तो प्लांट का केयर भी आपने प्रॉपर किया।
सारी टाइम पे आपने प्रॉपर निराई गुड़ाई और भी जो कुछ भी होता है, इसके अलावा जो है कटिंग प्रूनिंग वो सब कुछ आपने किया। इसके बाद भी फिर आपने फिर प्रोटेक्शन के लिए भी जो भी कीड़े बीमारी की दवाई डलनी थी, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक या जो रेगुलर मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, वो सब भी आपने सब यूज़ किए, फिर भी ग्रोथ स्लो क्यों है, ये कभी आपने सोचा? फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग गार्डनिंग एट योर होम इन एनी फॉर्म, इन वॉट एवर फॉर्म ऑफ गार्डन स्पेस यू ओन, सब कुछ करने के बाद भी आपका प्लांट का ग्रोथ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्यों नहीं है? हमेशा आपको यही फीलिंग क्यों आती है कि पौधे जो है उसमें फुल जान नहीं है, वो अपनी फुल कैपेसिटी से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाती है? उसके ऊपर कभी आपने सोचा? नहीं ना? आज सोचिए। सो जस्ट थिंक what happens, why your plant is not exhibiting full growth in spite of doing all efforts by you? करेंगे ना? So just think and come back for next video. Thank you so much for paying your valuable time. Hi everyone, today I am going to show you something which is very interesting. You can see two types of plants. This is one plant. It's a mint, पुदीना जिसको कि हम कह देते हैं या मेंथा कह देते हैं. Now you see in this container, this mixture, it contains coco peat. There is no soil in this, and you can see root of this mentha, and this is the system that you can say a sort of bed, planting bed. Now what I am going to do, I am going to add a small quantity of water depending upon the density of root that we are planting in this. So now you can see water is there in this bedding system, and the root is submerged in this water. The system could be any, it could be a pipe made up of plastic, made up of steel, depending upon the system. So in this system, what you have seen is that plant roots are submerged in water continuously. This is a system which is known as hydroponics. And what is hydroponics? Hydroponics is a system of soilless farming or soilless gardening. Why soilless? Because here in this container sometimes netted pots are used commercially. So this is a container that does not contain soil. We are using other alternatives. It could be coco peat, vermiculite, perlite mixture, this kinds of things, or sometimes coco peat alone. So this is a method that is adopted in farming and gardening as well. Here in this case you can see this is a very typical example of soilless gardening, and I feel that it could be the simplest method of giving example that is much easily understandable. Now let us see the other case. In this case, what you see, this is a money plant, and see how well it's growing. I can show you by moving it now. See, so this money plant, it is again growing in a soilless media. You can see coco peat is the main mixture, and in this case container is there but it's empty. You can see, yeah, it's empty, but roots are there. You can see this root
root is in the air. In this type of system, that is also a system known under the head of hydroponics or soilless gardening. Here in this system, we are not going to submerge the root in water, but what we'll be doing will be occasionally spraying the water on its roots from time to time. See, the water has been sprayed, and this is the main root. These are secondary roots, those whites, and this will again be kept back in this container. That is, once again I would like to show you, it's waterless, there is no water, the roots are hanging in the air. So what this system is known as, it is known as एरोपोनिक्स. जिस सिस्टम में आपका पौधा की जड़ें जो हैं वो हवा में हैं और टाइम भी उनको स्प्रे किया जाता है वाटर या सॉल्यूशन के साथ में, दैट इज नोन एज एरोपोनिक्स. एरोपोनिक्स भी जो है वो हाइड्रोपोनिक्स की तरह सॉइललेस गार्डनिंग है, और इसको आप हाइड्रोपोनिक्स का एक तरह का सब टाइप भी मान सकते हैं जो उसका मेथड है. सो दीज आर टू मेथड्स of these two complex words, hydroponics and aeroponics. Though we all of us and even school kids are now being taught about hydroponics. So this is a basic difference between hydroponics and aeroponics. उम्मीद है ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो समझने की मैंने कोशिश की है, आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल आएगी. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ soilless gardening. This is hydroponics and it's aeroponics. Both are soilless. Thank you so much for giving your precious valuable time to this video. Coleus, a foliage ornamental plant. It looks very beautiful in any form of garden. ये कोलियस है, आप देख रहे हैं ये जो कलरफुल स्पीसीज है, ये कोलियस स्कोटिलेरोडिस कॉमन स्पीसीज है, और इसमें बहुत टाइप की वेरिएंट्स आती हैं जो आपको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग गार्डन्स में देखने को मिली होगी. जैसे कुछ होंगे ब्राउनिश कलर के होंगे, कुछ डार्क पर्पल या मरून कलर के होंगे, और कुछ जो प्लेन भी होंगे. जो प्लेन वाइट कोलियस होंगे वो नॉर्मली कोलियस एबोनिकस होते हैं, और ग्रीन कलर. तो जो ग्रीनिश लीव्स, प्योर लीव्स होंगे प्लेन ग्रीन, तो वो कोलियस एबोनिकस होंगे. और इसके अलावा जो आप कई बार देखते हैं इसमें कुछ ग्रीन ही होंगे कोलियस, लेकिन उनमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है अजवाइन की. तो वो अजवाइन जैसे खुशबू वाला कोलियस है, लेकिन वो अजवाइन नहीं है, अजवाइन से बहुत अलग होता है, तो उसे पत्ता अजवाइन कह देते हैं. तो ये जो अजवाइन है ये और पत्ता अजवाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. वो पत्ता अजवाइन कोलियस है, और जो ट्रू अजवाइन होता है, वो ट्रू अजवाइन जो है वो बहुत छोटे से, उसमें वो छोटा प्लांट होता है, और अजवाइन टाइप के उसमें, या धनिया जैसे आप कहेंगे उस कटेगे के, उसमें वो उसका करेक्टरिस्टिक होता है. ये एक और कलर का आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज कलर का है कोलियस ऑर्नामेंटल फोलिएज जिसकी कि हम बात कर रहे हैं. तो जो ट्रू अजवाइन होगा, वो ट्रू अजवाइन दैट इज़ यूज्ड इन दैट इज़ यूज्ड एज स्पाइसेस इन फूड, इट्स ट्राइकोस्पर्मम एमाई. तो वो जीरा टाइप का वो अजवाइन होता है, जीरे से भी छोटा, आप जो किचन में यूज़ कर रहे होते हैं. तो वो इस कोलियस, ऐसे कोलियस प्लांट से वो नहीं आता है. वो पत्ता अजवाइन जो कोलियस है वो ऑर्नामेंटल है, या उसे जैसे कि पहले ही बताया आपको, या उसे कोलियस एरोमेटिकस भी कह देते हैं. उसकी खुशबू ज़रूर अजवाइन जैसी रहेगी. तो आप अब ट्रू अजवाइन जो दाना आप किचन में यूज़ कर रहे हैं, और जो अजवाइन के लीव्स आपको इस टाइप के कोलियस वाला अजवाइन, जिसको कि पत्ता अजवाइन भी कह देते हैं, या अजवाइन कोलियस भी आप उसको कह सकते हैं, उससे आप कंफ्यूज ना हुआ करें. तो जब आप
कोलियस प्लांट लगाते हैं उसमें आपने यही केयर करना है दैट सॉइल शुड बी लूज और उसमें बी प्रॉपर वेल ड्रेन सॉइल। तो अगर पानी वहाँ पे इकट्ठा रहेगा तो बीइंग अ सेकुलेंट टाइप ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि इट इज़ प्रोन टू डिजीजेज और उसमें कई बार जो है वो गलन होने की वजह से वो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। सो नाउ never get confused between a coleus ornamental foliage plant or coleus green coleus with ajwain like khushbu that smells like ajwain but is not a true ajwain. Agriculture inputs या एग्री इनपुट्स बहुत बड़ा सेक्टर है एग्री इनपुट्स का सेक्टर। तो एग्री इनपुट इज एनी काइंड ऑफ resource or a product applied to maximize productivity. For example, this is iron. Iron जो है that is found naturally in soils and is also applied to crops. It is a micronutrient. Another example of micronutrient is boron. बोरोन जो है वो उसका भी प्लांट्स की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। वेजिटेबल्स में आप देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो ये बोरोन एंड आयरन आर एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इनपुट्स। नाउ व्हाई these kind of products are used? The main objective is to increase productivity. अब आता है कि किस फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन ग्रैनुलर फॉर्म ऑल्सो। और ये एक फॉर्मुलेशन जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इट इज मेनली यूज टू किल इंसेक्ट्स दैट आर लीफ ईटिंग। ये देखिए ये एक पाउडर फॉर्मुलेशन है टू किल इंसेक्ट्स विच ईट लीव्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को स्प्रे करते हैं टू मिनिमाइज लॉसेस। और टू मिनिमाइज लॉसेस देयर इज वन मोर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। ये एक फंजीसाइड है। इसमें भी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजीसाइड्स आर देयर। कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट एक्शन वाले फंजीसाइड्स, कुछ होते हैं सिस्टमिक एक्शन वाले फंजीसाइड्स। तो कैसा इन्फेक्शन है प्लांट्स में या क्रॉप में उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका यूज। और ऐसी एक और प्रोडक्ट है दिस इज एंटीबायोटिक। इट इज एग्रीकल्चरल ग्रेड एंटीबायोटिक। और एग्रीकल्चर ग्रेड जो एंटीबायोटिक होता है वो सीड्स की ट्रीटमेंट लेवल पे भी यूज करते हैं। और जब फील्ड में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियाज का तो पार्टिकुलरली इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेड एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इट इज इन ग्रैनुलर फॉर्म। और ये देखते ही सभी लोग यू ऑल माइट बी फेमिलियर विद दिस। ये देखिए ये है फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। और इसमें भी अगर हम जब फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर बात करते हैं तो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट बहुत यूज होता है। और ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश। जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है या आमतौर पे किसान जिसको कि पोटाश खाद भी बोल देते हैं, ये दोनों का ही यूज जो है वो सीरियल क्रॉप्स में भी है और ग्रेजुअली जो है वो अब वेजिटेबल्स में भी या अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी यूज हो रहा है। ये जो आपने अभी तक देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो दीज आर ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो एनीथिंग विच इज पुट इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर वो एग्री इनपुट्स था। एक और एग्रीकल्चर इनपुट है दैट इज लाइम। ये व्हेन वी टॉक अबाउट
सॉयल एमोलिएशन, जब हम सॉयल की कंडीशन को ठीक करने की बात करते हैं उस टाइम पे लाइम या जिसको कि हम चूना भी कह देते हैं उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट्स आर यूज्ड वाइल प्रिपेयरिंग लैंड, लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे यूज होता है, और कुछ को ही आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं यानी ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स में। ऐसे ही एक और है जो पहले यूज होता था सॉइल के अंदर, जो इंसेक्ट्स हैं, ग्रब्स हैं, पीपा कई बार ये हाइबरनेट करते हैं, तो इस टाइप के जो ये सॉइल इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी पार्टिकुलरली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। निमेटोड्स जो हैं वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो निमेटोड से भी प्लांट की लॉसेस जो है, क्रॉप की फार्मर्स को हार्वेस्ट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी उसको भी दे हैव टू टेक केयर। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, that whenever you are applying anything in your field or to your crop, you should always get a advice from a professional person। तो आप ये देखें कि जिनसे आप एडवाइस ले रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल हो उस फील्ड के, तो वो आपको सजेशन दे सकते हैं। और कुछ भी यूज़ करने से पहले ऑलवेज रीड द लेबल। जो भी एग्री इनपुट आप यूज़ करते हैं उसका लेबल को आप ज़रूर पढ़ें, और हमेशा ये कोशिश करें कि आप उस पर स्पेंड सम टाइम, कि आप उसको अच्छे से एक बार देखें कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो उसमें डोजेज हैं, किस पार्टिकुलर क्रॉप के लिए वो बनाया गया है, और हाउ इट इज़ टू बी अप्लाइड इन योर क्रॉप। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं दैट एनी फार्मर और एनीवन यूजिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स इन देयर फील्ड शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग। अब ये देख रहे हैं, ये नीम है, नीम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ही आप जानते हैं कि वो एनवायरनमेंट सेफली होते हैं, दे आर यूज्ड। तो ये 3 तरह के जो आप बॉटल्स देख रहे हैं, ये केमिकल्स भी हैं इनमें और वो नीम वाला भी है। तो केमिकल्स में भी कई 2 तरह के आते हैं, कुछ होते हैं कि जो एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और कुछ में होता है वो कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन होता है। तो जिसमें कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें आमतौर पे 2 जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उनको यूज करके एक प्री मिक्स्ड फॉर्मुलेशन होता है। तो कई बारी क्या होता है कि फार्मर्स कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि 2 प्रीमिक्स को हम अलग अलग खुद से बना लेंगे यूज करके। तो नीम के केसेस में भी आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि जो डोजेज है वो रिकमेंडेड हो, जो लीफलेट पे आप उसको फॉलो करें, कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस आपको कहीं से मिल रही है आप उसको फॉलो करें, और उसके बाद जो है आप प्रॉपरली एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्योंकि फसल आपकी है। एक बार आपकी क्रॉप जब वो फील्ड में आ चुकी है तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी कि आप छोटी भी लेवल की रिस्क को आप लें। अब ये देखिए, ये फ्लावरिंग हार्मोन है, ये आमतौर पे जो है वो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और आजकल वेजिटेबल्स में भी काफ़ी यूज़ हो चुका है। तो जो फ्लावरिंग हार्मोन्स होते हैं, फूल आते हैं, फूल बनते हैं, फल सब्जियों में खास करके बात होती है, फ्लावर्स आए बट वो गिर जाते हैं, सेट नहीं हो पाते, फॉर दैट वो फ्लावर हार्मोन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हार्मोन है फॉर फॉलिएज स्प्रे। तो लीव्स का जो है आपके जो फसल है उसमें जो उनके पत्ते हैं, तो पत्तों की जो कोशिकाएं हैं, साइज ऑफ लीव जो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल पे। तो सेल का जो कोशिकाएं हैं, सेल एलोंगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कैसे कोशिकाएं मल्टीप्लाई कर रही हैं, कितनी गति से, और कितनी गति से वो कोशिका बड़ी हो रही है, वो होते हैं। और ये आप देख रहे हैं एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है, फार्मर्स काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं हालांकि इनको। तो एंजाइम में, और जो आपने अभी देखे हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में डिफरेंस होता है। वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद
अर्थफॉर्म मैन्योर। इस टाइप की जो ये खाद होती है, ये आम तौर पे आप देखेंगे कि सीमेंटेड बेड्स, कंक्रीट बेड्स होते हैं उनमें भी बनते हैं, और अदरवाइज़ आजकल आपने देखा होगा ग्रीन कलर के HDPE के जो बेड होते हैं, प्लास्टिक टाइप आपको दिखने वाले, उस टाइप के HDPE मटेरियल के बने हुए 12 फीट बाय 4 फीट बाय 2 फीट साइज़ के बेड्स भी यूज़ हो रहे हैं काफ़ी। तो ये देखिए इस टाइप से ये बेड्स बने हुए हैं HDPE शीट्स के, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेस पे जो है ये जो खादंग है, वो गोबर की खाद जिसको हम बोलते हैं, ये उस टाइप का ये मैन्योर बनने के लिए इसको यूज़ करेंगे। आप देखिए ये पिट्स में जो है इसमें लेयरिंग करी हुई है। नॉर्मली इस लेयर में जो है बेस में सैंड और इस टाइप के कई ऑप्शंस होते हैं जिसके हिसाब से इनमें आप इसको फिल कर सकते हैं, और इन्हीं के बीच में जो है वो लाइव अर्थवॉर्म जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ये जब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इस बेड्स में जो आपको जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट होगा। कंपोस्ट की जब हम बात करते हैं वो और कुछ नहीं, अर्थवॉर्म की कास्टिंग है, यानी अर्थवॉर्म का जो मल है, वेस्ट है, वो है। ये देखिए इस टाइप से ये बन के इसमें रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो आप HDPE के इसमें आप देखेंगे कई जगह पे, ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पब्लिक गार्डन है, पार्क है, इसमें दोनों ही टाइप के बेड्स जो हैं